हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बजट मैक्सिमाइजिंग ब्यूरोक्रेट, यानी बजट अधिकतमकरण मॉडल पढ़ने वाले हैं, जो कि पब्लिक फाइनेंस का बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चर में ये टॉपिक दिया गया है और ये यूजीसी नेट एग्जाम में भी ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, बजट मैक्सिमाइजिंग मॉडल, जो बजट अधिकतमकरण मॉडल है, ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया है विलियम निस्केनन। विलियम निस्केनन विलियम निस्केनन ने यह मॉडल दिया। अब देखिए, विलियम निस्केनन ने सर्वप्रथम 1968 में यह विचार प्रस्तुत किया और इसके बाद 1971 सन 1971 में उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक में 1971 में बुक में अपने विचार प्रस्तुत किए और उनकी बुक का नाम क्या है? उनकी बुक का नाम है नौकरशाही और प्रतिनिधि सरकार। नौकरशाही और प्रतिनिधि सरकार। तो इस बुक में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। अब देखिए, इस मॉडल के अनुसार तर्क संगत नौकरशाह हमेशा और हर जगह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने बजट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो नौकरशाह होते, यानी सरकार में बैठे जो लोग होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो क्या करेंगे? हर जगह हमेशा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? बजट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी बजट को बड़े से बड़ा, यानी बड़े से बड़ा बजट बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या होगा? राज्य का विकास तो होगा, लेकिन क्या होगा? राज्य के विकास है उसमें तो क्या होगी? वृद्धि होगी। राज्य का तो विकास होगा, लेकिन जो आर्थिक दक्षता या सामाजिक दक्षता, उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। सामाजिक दक्षता में क्या आएगी? कमी आएगी। ये ध्यान रखना कि नौकरशाह क्या करेंगे? बजट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास होगा, राज्य का विकास होगा, लेकिन दक्षता में क्या आएगी? कमी आएगी। अब देखिए, ब्यूरो शेपिंग मॉडल। ब्यूरो शेपिंग मॉडल, ये जो मॉडल है ब्यूरो शेपिंग मॉडल, ये बजट अधिकतमकरण मॉडल की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित किया गया। ये जो ब्यूरो शेपिंग मॉडल है, ये जो विलियम निस्केनन का बजट अधिकतमकरण मॉडल है, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये विकसित किया गया। प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित किया गया। इसके अलावा देखिए, जो पार्किंसन का नियम है, पार्किंसन का नियम है, ये क्या है? ये निस्केनन की प्रेरणा है। निस्केनन की प्रेरणा क्या है? पार्किंसन का नियम। तो देखिए, आगे देखते हैं कि इस मॉडल में क्या है कि नौकरशाह क्या करते हैं? नौकरशाह अपने ब्यूरो के बजट को अधिकतम करते हैं, अपने ब्यूरो के कुल बजट को अधिकतम करते हैं। नौकरशाह किसको अधिकतम करते हैं? अपने ब्यूरो के कुल बजट को अधिकतम करते हैं। किसको अधिकतम करते हैं? बजट को अधिकतम करते हैं। और लेकिन यहाँ पर एक सीमा होती है। कि सीमा क्या होती है? कि सरकार अपेक्षा करती है, सरकार द्वारा अपेक्षित उत्पादन की पूर्ति की न्यूनतम लागत बजट के बराबर या कम होनी चाहिए। देखिए, सरकार उत्पादन की जो भी अपेक्षा करती है, सरकार क्या करती है? उत्पादन की आपूर्ति की जो भी अपेक्षा करती है। सरकार मानना की चाहती है कि वस्तु की इतनी मात्रा की, जैसे सरकार चाहती है वस्तु की 1000 इकाइयों की आपूर्ति की जाए, सरकार ये चाहती है। तो इसकी जो न्यूनतम लागत है, सरकार चाहती है कि वस्तु की 1000 इकाइयों की पूर्ति की जाए। इसके लिए देखिए, सरकार चाहती है कि 1000 इकाइयों की पूर्ति की जाए। इसके लिए वस्तु की जो न्यूनतम लागत होती है वो क्या होनी चाहिए? बजट के बराबर या उससे या इससे कम होनी चाहिए। यानी देखिए,
जो नौकरशाह है वो क्या करेंगे, वो बजट को अधिकतम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, माना कि कोई वस्तु है, वस्तु का उत्पादन कर रही है नौकरशाह, उसकी 1000 इकाइयों का उत्पादन करना है, सरकार इस 1000 इकाइयों की अपेक्षा करती है। तो नौकरशाह क्या करेंगे, बजट को अधिकतम करने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बजट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बजट की जो लागत है, जो बजट का जो आकार है, वो सरकार द्वारा दर्शाए गए बजट के बराबर या इससे कम होना चाहिए, यानी सरकार के बजट से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो नौकरशाह है वो बजट को अधिक कर दे उससे। इस प्रकार जब सरकार ब्यूरो का बजट निर्धारित करती है, सरकार जो है, देखिए यहाँ पर जो ब्यूरो है, यहाँ पर दो चीजें हैं। यहाँ पर देखिए जो सरकार है वो क्या करती है, सरकार बजट बनाती है, और दूसरी चीज क्या है, ब्यूरो का क्या करता है, वस्तुओं या सेवाओं की पूर्ति करता है। तो ये वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो पैसा मिलता है वो सरकार बजट के माध्यम से ब्यूरो को प्रदान करती है, सरकार ब्यूरो को पैसा प्रदान करती है। तो देखिए जब सरकार ब्यूरो का बजट निर्धारित करती है, सरकार क्या करती है, बजट का निर्धारित करती है, किसके लिए, ब्यूरो के लिए। जब सरकार ब्यूरो का बजट निर्धारित करती है तो बजट अधिकतमकरण स्वयं सरकार द्वारा अपेक्षित उत्पादन के स्तर की सीमा के अधीन होता है। तो जो बजट होगा वो सरकार द्वारा निर्धारित जो सीमा होती है, बजट की सीमा, उसके अधीन होता है ब्यूरो का बजट या ब्यूरो का खर्चा। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें, एक तो है ब्यूरो और दूसरा है सरकार। तो देखिए ब्यूरो क्या है, एक सरकारी समीक्षा निकाय, यानी जो क्या करता है, वस्तुओं की पूर्ति करता है, और इसको वित्त पोषित किसके द्वारा किया जाता है, इसको सरकार द्वारा वित्त पोषित। जो ब्यूरो होता है वो सरकार द्वारा वित्त पोषित, यानी ब्यूरो को जो वित्त कहाँ से प्राप्त होता है, वो सरकार से प्राप्त होता है। और सरकार का जो वित्त मिलता है वो बजट के माध्यम से, बजट के माध्यम से सरकार को वित्त मिलता है, जो कि सरकार करों गैर करों उधारी से प्राप्त करती है। तो देखिए ब्यूरो का जो बजट है, यानी ब्यूरो जो क्या करती है, वस्तुओं की पूर्ति करती है, उसके लिए सरकार उसे बजट प्रदान करती है। और सरकार को बजट कहाँ से मिलता है, वो करों के माध्यम से मिलता है। यानी ब्यूरो किसके द्वारा वित्त पोषित है, सरकार के द्वारा। और सरकार जनता पर कर लगा के करों के द्वारा वित्त पोषित होती है। ब्यूरो में क्या आता है, ब्यूरो में सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी जो विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारी होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, यानी नौकरशाह आते हैं इसके अंतर्गत। अब देखिए नौकरशाह का उद्देश्य क्या होता है, नौकरशाह जो नौकरशाह होते हैं यानी ब्यूरो के कर्मचारी जो क्या होते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, जो आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं हैं, जिन सेवाओं की क्या करनी है, आपूर्ति करनी है, उनकी मात्रा को वे क्या करेंगे, सेवाओं की मात्राओं को अधिकतम करेंगे। नौकरशाह का उद्देश्य क्या है, नौकरशाहों का उद्देश्य आपूर्ति की जाने वाली जो भी वस्तुएं या सेवाएं हैं, उनकी आपूर्ति को क्या करना है, उनकी अधिकतम आपूर्ति करना है। लेकिन इसके लिए वो एक जो सामाजिक कल्याण ब्रेक इवन, इसकी सीमाओं के अधीन रहकर वे क्या करेंगे, सामाजिक कल्याण की सीमाओं के अधीन रहकर वे सेवाओं की अधिकतम आपूर्ति करेंगे। और देखिए वे अगर सामाजिक कल्याण होता है, सामाजिक कल्याण से ज्यादा वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे, तो जो सरकार है वो इस चीज को नोटिस करेगी कि ब्यूरो की गतिविधि में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो ब्यूरो है
या जो नौकरशाह है वो क्या है, वस्तुओं की जो सामाजिक कल्याण है उससे भी ज्यादा आपूर्ति कर रहे हैं, यानी इसमें कुछ गड़बड़ है, इससे कि सामाजिक नुकसान हो रहा है न कि लाभ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम दो चीजों में तुलना करते हैं। एक तो क्या है, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र का जो कोई मॉडल होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ को अधिकतम करना है। तो वह क्या करेगा, वस्तु की पूर्ति कहां तक करेगा, जहां पर उसकी सीमांत लागत किसके बराबर हो, सीमांत लाभ या सीमांत राजस्व, सीमांत लागत बराबर सीमांत प्राप्ति हो, वहां पर निजी क्षेत्र का मॉडल कार्य करेगा। मतलब उस सीमा तक वस्तु की पूर्ति की जाएगी निजी क्षेत्र में। जबकि देखिए यहाँ पर बजट अधिकतमकरण मॉडल के अनुसार देखिए वस्तु की पूर्ति किस सीमा तक की जाती है। तो देखिए हमने निजी क्षेत्र का देखा कि जो प्राइवेट क्षेत्र उसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, जहां पर सीमांत लागत बराबर सीमांत लाभ हो वहां तक वस्तु की पूर्ति की जाती है। जबकि बजट अधिकतमकरण मॉडल में वस्तु की आपूर्ति कहां पर की जाती है, जहां पर सीमांत की बजाय औसत लागत किसके बराबर हो, औसत लागत औसत लाभ के बराबर हो। तो इस सीमा तक वस्तु की आपूर्ति की जाती है। यानी जो बजट अधिकतम करण मॉडल है उसमें वस्तु की निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक आपूर्ति की जाती है। क्योंकि देखिए कोई वस्तु है अगर वो निजी क्षेत्र की उसकी आपूर्ति करेगा तो उसकी माना कि वो 100 इकाइयों को आपूर्ति करेगा। जबकि जो बजट अधिकतमकरण मॉडल है उसके अनुसार उसकी औसत लागत के अनुसार वो पूर्ति करेगा, तो वो वस्तु की 100 से भी अधिक इकाइयों की पूर्ति करेगा। यानी यहाँ पर क्या है, सामाजिक कल्याण को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अब देखिए इस चीज को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर बजट को दर्शाया गया है और यहाँ पर वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है एक्स एक्स पर, और वाई एक्स पर बजट को दर्शाया गया है। अब देखिए ये जो हमारा वक्र है, ये हमारा वक्र है कुल लाभ को दर्शाता है, और दूसरा जो वक्र है ये हमारा कुल लागत को दर्शाता है। तो इस बिंदु पर हमारा कुल लाभ कुल लागत बराबर है। अब देखिए ये जो बिंदु है वस्तु की 100 इकाइयां, यहाँ पर कुल लाभ और कुल लागत का अंतर क्या है, अधिकतम है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुल लाभ और कुल लागत का अंतर ये जो अंतर है दोनों का वो क्या है, अधिकतम है। तो यहाँ पर निजी क्षेत्र द्वारा यहाँ पर वस्तु की आपूर्ति की जाएगी जहां पर लाभ अधिकतम होगा, यानी वस्तु की निजी क्षेत्र 100 इकाइयों की पूर्ति करेगा। ठीक है, जबकि उसका जो बजट होगा उसका बजट इतना उसका बजट होगा। अब देखिए ये निजी क्षेत्र वस्तु की 100 इकाइयों की आपूर्ति करेगा, और अब देखिए जहां पर कुल लाभ अधिकतम होगा और इस स्तर पर क्या होगा, सीमांत लागत बराबर सीमांत लाभ होगा, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल प्रॉफिट के बराबर होगी। और यहाँ पर क्या है, इस स्तर पर देखिए जो हमारा मॉडल है निष्कलन का मॉडल, उसमें वस्तु की आपूर्ति कहां पर की जाएगी, जहां पर कुल लाभ और कुल लागत बराबर होंगे, यानी इस स्तर पर। यानी ये देखिए यहाँ पर बजट इतना होगा, यानी बहुत ही देखिए वास्तव में निजी क्षेत्र का बजट इतना होता है, जबकि यहाँ पर देखिए बजट अधिकतमकरण मॉडल में ब्यूरो का जो बजट होगा वो इतना होगा, यानी कहीं ज्यादा बजट होगा। और वस्तु की आपूर्ति कितनी होगी, 100 की बजाय 200 वस्तुओं की इकाइयों की पूर्ति की जाएगी। जो ब्यूरो वो कितनी 200 इकाइयों की सप्लाई करेगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो 100 इकाई, यहाँ पर क्या होगी, सामाजिक दक्षता और यहाँ पर जो है 200 इकाइयों पर कोई भी सामाजिक दक्षता नहीं होगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर उत्पादन ज्यादा होगा, उपभोग ज्यादा होगा, लेकिन जो सामाजिक दक्षता है वो ब्यूरो के मॉडल में नहीं होगी, जबकि निजी क्षेत्र में ये होती है। तो ये चित्र आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अभी हमने देखा कि जो निजी क्षेत्र है वो वस्तुओं की आपूर्ति अनुकूलतम रूप से करता है, जहां पर क्या होता है, सामाजिक लाभ अधिकतम होता है। जबकि ब्यूरो का जो मॉडल है उसमें ब्यूरो का जो बजट होता है उसमें वस्तुओं की अधिकतम आपूर्ति की जाती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो है वो दो प्रकार की अक्षमता
दो प्रकार की अक्षमता उत्पन्न होती है। दो प्रकार की अक्षमता उत्पन्न होती है। तो देखिए दोनों प्रकार की अक्षमता कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। तो देखिए पहली अक्षमता क्या है, आवंटन अक्षमता। आवंटन अक्षमता। और दूसरी जो अक्षमता है वो कौन सी है, वो है एक्स अक्षमता। तो देखिए आवंटन अक्षमता में क्या होता है, आवंटन अक्षमता ये पहली अक्षमता, इसमें क्या होता है, सार्वजनिक वस्तुओं की अधिक आपूर्ति होती है, आवश्यकता से अधिक आपूर्ति। जो वस्तु की है आवश्यकता से अधिक आपूर्ति होती, आवश्यकता से अधिक आपूर्ति के कारण कौन सी अक्षमता उत्पन्न होती है, आवंटन अक्षमता। दूसरी अक्षमता क्या होती है, एक्स अक्षमता। ये कैसे उत्पन्न होती है, सार्वजनिक वस्तुओं को अक्षम रूप से उत्पादित करके। सार्वजनिक वस्तु को अक्षम रूप से उत्पादित करके। यानी देखिए जो सार्वजनिक वस्तु है उसकी आवश्यकता से अधिक, सार्वजनिक वस्तु की आवश्यकता से अधिक पूर्ति की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उस वस्तु की उस वस्तु की जो उत्कृष्टता है उसमें क्या होगी, कमी होगी। तो इस प्रकार से एक्स अक्षमता उत्पन्न होगी, सार्वजनिक वस्तु की अक्षम रूप से उत्पादित करेगी, यानी कुशल रूप से उस वस्तु का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो देखिए ये जो अक्षमता है, ये दोनों अक्षमता उत्पन्न होने का कारण क्या है कि जो नौकरशाह है, नौकरशाह क्या करेंगे, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने बजट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके कारण क्या है कि नौकरशाह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बजट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जिससे क्या होगा कि राज्य के विकास को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा क्या होगा, सामाजिक दक्षता में कमी होगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, सामाजिक दक्षता में कमी होती है। नौकरशाह क्या करेंगे, बजट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, सामाजिक दक्षता में कमी होती है। और ये तो पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि मतलब देखिए ये अक्षमता उत्पन्न होने के कारण बता रहा हूं मैं, कि देखिए पहला तो क्या, नौकरशाह बजट को अधिकतम करने की कोशिश करेंगे जिससे कि सामाजिक दक्षता में कमी होगी। दूसरा क्या है, दूसरा है कि जो नौकरशाह है वो अपनी विशेषज्ञता के संकीर्ण क्षेत्र को अधिक महत्व देंगे। क्या करेंगे, संकीर्ण क्षेत्र को अधिक महत्व। जो नौकरशाह होंगे वो संकीर्ण क्षेत्र को अधिक महत्व देंगे। यानी जैसे कोई विधायक है, हम उदाहरण मानते हैं, जैसे कोई विधायक है वो क्या करेगा, जैसे उसका ये विधानसभा क्षेत्र है, ये पूरा उसका विधानसभा क्षेत्र है, तो वो क्या करेगा, इस पूरे क्षेत्र में जैसे वो यहाँ पर रहता है तो इसके आसपास, अपने आसपास के क्षेत्र का विकास बहुत ज्यादा करता है, बाकी लोगों पर कम ध्यान देता है। यहाँ पर कम विकास करता है, यहाँ पर अधिक विकास करता है। यानी वो संकीर्ण क्षेत्र को, अपनी विशेषज्ञता के संकीर्ण क्षेत्र को अधिक महत्व देगा। इसलिए एक मिशन के लिए प्रतिबद्ध नौकरशाह अपने क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देगा। वो क्या करेगा, नौकरशाह अपने क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देगा। या ऐसे भी मान सकते हैं कि कोई विधायक है वो अपनी, या कोई नौकरशाह है वो क्या करेगा, कोई सरकार है वो अपने समाज को आगे बढ़ाएगी और दूसरे समाज पर कम ध्यान देगा। इसका मतलब क्या है कि वो संकीर्ण क्षेत्र पर अधिक काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सार्वजनिक हित के उसके आंशिक दृष्टिकोण को पूरा करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अक्षमता के दो कारण देख लिए। अब तीसरा कारण क्या है कि जो ब्यूरो है, ब्यूरो की जो वस्तु है उसके उत्पादन की जो मांग, उसकी मांग, ब्यूरो जो भी वस्तु का उत्पादन करेगा उसकी वस्तु की मांग, वो क्या होती है, बहिर्जात रूप से निर्धारित होती है। ब्यूरो की जो वस्तु की मांग है वो बहिर्जात रूप से निर्धारित होती है। जैसे कि बाजार में वस्तु की मांग, जो लोग वस्तु की 100 इकाइयों की मांग करेंगे, लेकिन जो ब्यूरो वो क्या करेगा, वस्तु की 100 से अधिक
इकाइयों की पूर्ति कराए। जैसे उसने 120 इकाइयां 150 इकाइयां यानी मांग से अधिक इकाइयों की वो क्या करेगा, पूर्ति करेगा। मांग से अधिक वो पूर्ति करेगा, ताकि उसको क्या करना है, उसको अपने बजट को अधिकतम करना, बजट को अधिकतम करना है। तो इस प्रकार से भी अक्षमता उत्पन्न होती है। अब देखिए चौथा क्या कारण क्या है, कि जो नौकरशाह है वो क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो सरकार में बने रहे, वो नौकरशाही में बने रहे। नौकरशाही में बने रहने के लिए क्या करते हैं, बजट को अधिकतम करते हैं। बजट को अधिकतम करते हैं। नौकरशाह क्या चाहते हैं कि वो नौकरशाही में बने रहे, इसके लिए वे क्या करते हैं, बजट को अधिकतम करते हैं। और देखिए जो नौकरशाह बजट को अधिकतम नहीं करते, नौकरशाही में बने रहने के लिए बजट को अधिकतम करते हैं। और जो नौकरशाह बजट को अधिकतम नहीं करते, जो नौकरशाह बजट को अधिकतम नहीं करते, वे नौकरशाही में ज्यादा कम समय तक रहते हैं। देखिए नौकरशाह क्या करते हैं, नौकरशाही में बने रहने के लिए बजट को अधिकतम करते हैं। और जो नौकरशाह बजट को अधिकतम नहीं करते, वे नौकरशाही में कम समय तक रहते हैं। इस वजह से जो नौकरशाह बजट को अधिकतम नहीं करना चाहते, अर्थात जो नौकरशाह चाहते हैं कि बजट कम रहे, उसको भी बजट को अधिकतम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। क्यों, कैसे प्रेरित किया जा सकता है, कि नौकरशाह के जो ब्यूरो के जो कर्मचारी और प्रायोजक दोनों के साथ संबंधों की प्रकृति ऐसी होती है कि नौकरशाह जो अपने बजट को अधिकतम नहीं करते, उनका कार्यकाल असामान्य रूप से छोटा होता है। तो देखिए कि जो नौकरशाह और कर्मचारी, यानी कोई नौकरशाह है तो वो जो बजट को अधिकतम नहीं करना चाहता है, बल्कि जबकि उसके कर्मचारी चाहते हैं कि बजट अधिकतम बने, तो उनके बीच जो तालमेल है वो भी क्या हो जाएगा, तालमेल खत्म हो जाएगा। इस वजह से या तो उनको बजट अधिकतम बनाना पड़ेगा, या नौकरशाह का जो कार्यकाल वो छोटा हो जाएगा, यानी सरकार उसको त्यागनी पड़ेगी। नौकरशाह का जो कार्यकाल है वो किस पर निर्भर करता है, वो ब्यूरो के कर्मचारियों पर निर्भर करता है। अगर ब्यूरो के कर्मचारियों से उसका तालमेल रहेगा तो क्या है, वो नौकरशाह में बने रहेगा, नौकरशाही में बने रहेंगे। अगर वो तालमेल खत्म हुआ तो नौकरशाह को नौकरशाही त्यागनी पड़ेगी। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, कि निष्कनन के अनुसार, निष्कनन का जो मॉडल है उसमें जो नौकरशाह है, नौकरशाह की जो व्यक्तिगत उपयोगिता है, नौकरशाह की व्यक्तिगत उपयोगिता किसका फलन है, बजट का फलन। नौकरशाह की जो व्यक्तिगत उपयोगिता वो किसका फलन है, बजट का फलन। जैसे जैसे बजट बढ़ेगा तो उसकी व्यक्तिगत उपयोगिता भी बढ़ेगी। तो नौकरशाहों का उद्देश्य क्या है, कि वो अपनी व्यक्तिगत उपयोगिता को अधिकतम करें, इसके लिए उनको बजट भी अधिकतम करना पड़ेगा। जिसके परिणाम स्वरूप क्या करेंगे, बजट को अधिकतम करेंगे, वस्तुओं की अधिपूर्ति, यानी वस्तु की मांग की तुलना में अधिक पूर्ति करेंगे, यानी सामाजिक की जो कुशलता है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। इस प्रकार से वे दोनों प्रकार की अक्षमताएं उत्पन्न होंगी। कौन सी अक्षमता, एक तो आवंटन अक्षमता, क्योंकि वस्तु की अधिक आपूर्ति कर रहा है, और दूसरा अधिक आपूर्ति करने से जो उनकी क्षमता है, वस्तुओं की जो क्षमता है, दक्षता है, उनमें भी क्या आएगी, कमी आएगी। देखिए निष्कनन के अनुसार, देखिए जो नौकरशाह है उसकी जो उपयोगिता, नौकरशाह की जो उपयोगिता फलन है उसमें क्या क्या चीजें आती है वो देखते हैं। तो नौकरशाह की उपयोगिता फलन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो है बजट का फलन होती है। इसके अलावा क्या चीजें आती है, इसके अलावा वेतन, कार्यकाल, सार्वजनिक प्रतिष्ठा, और सार्वजनिक प्रतिष्ठा भी क्या होगी, बजट के साथ बढ़ेगी। और शक्ति और संरक्षण और सेवाओं का उत्पादन।
तो नौकरशाह की व्यक्तिगत उपयोगिता इन सभी का फलन होती है। अब देखिए, बजट अधिकतमकरण उपयोगिता परिकल्पना है। इसको दो दृष्टिकोणों से व्यक्त किया जा सकता है। दो दृष्टिकोण, पहला दृष्टिकोण क्या है, वो है स्थिर दृष्टिकोण, और दूसरा जो दृष्टिकोण है वो क्या है, गतिशील। इन दोनों दृष्टिकोणों से इस मॉडल को व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, पहला क्या, स्थिर दृष्टिकोण। इसके अनुसार क्या है, स्थिर परिकल्पना के अनुसार क्या है, छोटे बजट वाले ब्यूरो की तुलना में बड़े बजट वाले ब्यूरो नौकरशाह बेहतर होते हैं। छोटे बजट वाले ब्यूरो की तुलना में बड़े बजट वाले ब्यूरो में नौकरशाह क्या होंगे, बेहतर होंगे। और दूसरा क्या है, गतिशील दृष्टिकोण, जिसमें क्या है कि जो धीमी गति से बढ़ने वाले ब्यूरो की तुलना में तेजी से बढ़ने वाले ब्यूरो में नौकरशाह क्या होंगे, बेहतर होंगे। पहला क्या, स्थिर दृष्टिकोण, जिसमें क्या होंगे कि बड़े बजट वाले ब्यूरो में नौकरशाह बेहतर होंगे। बड़े बजट वाले ब्यूरो में नौकरशाह क्या होंगे, बेहतर होंगे। और दूसरा क्या है, तेजी से बढ़ते ब्यूरो में नौकरशाह क्या होंगे, बेहतर होंगे। ये गतिशील दृष्टिकोण है। संक्षेप में हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जो निष्कैनन है वो ब्यूरो और उसके प्रायोजक यानी सरकार। निष्कैनन है वो क्या करते हैं, एक तो क्या है ब्यूरो, पहला तो है ब्यूरो, और दूसरा क्या है, सरकार। ये दूसरा है सरकार। इन दोनों के बीच क्या है, द्विपक्षीय एकाधिकार। द्विपक्षीय एकाधिकार को दर्शाता है ब्यूरो, ये निष्कैनन का ये मॉडल, द्विपक्षीय एकाधिकार। इसका मतलब क्या है कि ब्यूरो है वह वस्तुओं की क्या करता है, एकमात्र आपूर्ति करता है, और जो सरकार है वो वस्तुओं की एकमात्र क्रेता है। यानी सरकार ब्यूरो को बजट प्रदान करती है और ब्यूरो सरकार को वस्तुओं की आपूर्ति प्रदान करता है। तो ये दोनों के बीच द्विपक्षीय एकाधिकार को दर्शाता है ये मॉडल। ब्यूरो केवल प्रायोजक को यानी सरकार को सेवाएं बेचता है, और प्रायोजक यानी सरकार केवल ब्यूरो से ही सेवाएं खरीदता है। यानी उत्पादन का आदान प्रदान बजट के लिए किया जाता है, न कि प्रति यूनिट मूल्य पर। और ये जो उत्पादन का आदान प्रदान होगा ये किसके लिए किया जाता है, ये बजट के लिए किया जाता है। कि जो सरकार है वो बजट प्रदान करेगी ब्यूरो को, और सरकार को बजट कहां से मिलेगा, वो करों के माध्यम से मिलेगा। अब देखिए, इस मॉडल का जो महत्व है, महत्व किसके लिए है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में इसका महत्व है, तो इसका महत्व मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नौकरशाही से संबंधित है। ये जो इसका जो महत्व है सबसे ज्यादा किसके संबंध में है, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नौकरशाही के संबंध में इसका सर्वाधिक महत्व है। तो देखिए, जैसे कि सेना, तटरक्षक हो गए, घरेलू जासूसी एजेंसियां हो गई, या विदेशी खुफिया एजेंसियां होगी, राष्ट्रीय स्तर की पुलिस एजेंसियां, इनके संबंध में यह मॉडल क्या है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी ये जो मॉडल है राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में सर्वाधिक महत्व रखता है। तो कुल मिलाकर इस मॉडल से हम क्या समझते हैं, इस मॉडल से हम समझता है कि आर्थिक सिद्धांत की दृष्टि से अपनी शक्तियों की रक्षा में किसी जासूस एजेंसी या अपने बजट की रक्षा करने में एक सेना पर भरोसा करना अनुचित है। और ये लगभग सुनिश्चित है कि जो दोनों यानी जो जासूसी एजेंसी है या सुरक्षा एजेंसियां है वो इष्टतम स्तर से आगे काम करते हैं, यानी इष्टतम स्तर से ज्यादा बजट बनाते हैं, इसके बजाय कि वो अनुकूलतम बजट बनाए। यानी वो अधिक से अधिक जैसे जो सुरक्षा एजेंसियां है या जो सुरक्षा एजेंसियां वो आवश्यकता से अधिक जहाज खरीदेंगे या आवश्यकता से अधिक जहाज खरीदेंगे, कोई उपकरण जैसे रक्षा उपकरण वो आवश्यकता से अधिक खरीदेंगे। तो ये था हमारा विलियम निस्केनन का मॉडल, जो कि उन्होंने कब दिया, 1968 में सर्वप्रथम दिया। विलियम निस्केनन ने सर्वप्रथम यह मॉडल कब दिया, 1968 में दिया सर्वप्रथम।
बाद में 1971 में अपनी पुस्तक नौकरशाही और प्रतिनिधि सरकार में दिया। और इसके अनुसार तर्कसंगत नौकरशाहों का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है, बजट को अधिकतम करना होता है। तो ये था हमारा आज का मॉडल, और मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।